आज आपका जो टॉपिक हम करवाएंगे वो करवाएंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का इतिहास, इतिहास के बारे में आप लोग जानने वाले हैं, हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको उसके सिलेबस के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेबस का डिस्कस कर रहा हूं। जितनी भी एग्जाम्स आती हैं, जो भी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम्स ली जाती हैं, आरपीएससी के माध्यम से जो एग्जाम्स ली जाती हैं, उन सभी में इतिहास को लेकर क्या क्या आपसे पूछा जाता है। तो इतिहास में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण आप पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन, आप देखने वाले हैं जनजाति आंदोलन। जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन, प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, राजपूत वंश। और राजपूत वंश में आप क्या क्या देखेंगे भाई, राजपूत वंश में आप पढ़ेंगे गुहिल वंश, गुहिल वंश, राठौड़ वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, जाट वंश, भाटी वंश और कछवाहा वंश। कछवाहा वंश। इसमें एक और टॉपिक आएगा आपका प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी आप जानेंगे। तो ये पूरा सिलेबस आपका हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में सारे टॉपिक आप क्या करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब इसमें आपके एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो एग्जाम के अंदर 70% जो सिलेबस आता है, यानी 70% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो इनको लेकर पूछे जाते हैं। इनको लेकर पूछे जाते हैं, ये वाले टॉपिक। और 30% जो है वो कवर करते हैं कौन सा, ये वाला टॉपिक क्या करता है, 30% कवर करता है। हिस्ट्री में अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो 7 क्वेश्चन इस टॉपिक के मिलेंगे आपको और 3 टॉपिक क्या मिलेंगे आपको, इस वाले टॉपिक के मिलेंगे। तो पहले कौन सा पढ़ने वाले हैं, 30% पढ़ना चाहेंगे या 70% पढ़ना चाहेंगे? 70% सिलेबस को आप पहले तैयार करना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ है? पक्का सब ऐसे चाहते हैं? चलिए उतार लो इसको फटाफट, सिलेबस को उतार लीजिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास सिलेबस ही नहीं है, इसका मतलब आपने तैयारी का बेसिक जो चीज है वही नहीं ली है। यानी कि आप ऐसा मकान बना रहे हैं जिसकी नींव ही नहीं है, ऐसा मकान बना रहे हैं जिसकी क्या नहीं है, नींव नहीं है। तो सोचिए वो मकान का क्या होगा, कभी भी वो गिर जाएगा। तो आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्या आएगा।
आपने तो हिस्ट्री पढ़ी थी ना कंप्लीट, ये पढ़ी है, वो वाले नहीं पढ़ी है। उतार लिया सबने? जल्दी उतारो, स्पीड बनाओ। तो इसमें से कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे आप? एकीकरण कर दे शुरू? चल, तो सबसे पहले जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान के बारे में, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान इतिहास शुरू करने से पहले, एकीकरण को शुरू करने से पहले मैं राजस्थान के बारे में आपको बताऊंगा कि राजस्थान को किन किन नामों से जानते थे। बताइए, देखिए, राजस्थान को राजपुताना कहते थे, रायथान कहते थे, और रजवाड़ा कहते थे, और किस नाम से जानते थे राजस्थान को? आप जो बता रहे हैं राजपुताना, तो राजपुताना तो इसको 1600 ईस्वी में बोला गया है। कब बोला गया है? 1600 ईस्वी में इसका नाम राजपुताना रखा गया था। और जो आप बता रहे हैं कौन सा, रजवाड़ा, राजस्थान, ये 1829 ईस्वी में रखा गया था इसका नाम। लेकिन क्या 1600 ईस्वी से पहले राजस्थान नहीं था? तब इसको किस नामों से जाना करते थे? तो राजस्थान के सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के प्राचीन नाम। राजस्थान को प्राचीन समय में किन किन नामों से जाना करते थे? तो राजस्थान को प्राचीन नाम में की बात करें, राजस्थान के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया। राजस्थान के लिए एक वर्ड था मरु कारांतार, मरु कारांतार, इस शब्द से राजस्थान को जाना गया प्राचीन समय में। राजस्थान को अंतर्वेद, अंतर्वेद के नाम से राजस्थान को जानते थे। राजस्थान को गुर्जर प्रदेश के नाम से भी जानते थे, गुर्जर प्रदेश। राजस्थान को राजपुताना के नाम से भी जानते थे, राजपुताना। राजस्थान को रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान के नाम से जाना गया। राजस्थान को राजस्थानादित्य के नाम से जाना गया, राजस्थानादित्य। तो इन सभी नामों से राजस्थान को जाना गया। तो राजस्थान के लिए इतने सारे नाम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि राजस्थान को इतने सारे नाम हमें कहां देखने को मिलेंगे, कहां खोजने जाएंगे हम? तो अगर आप मरु कारांतार खोजना चाहते हैं तो आप रामायण देखिए, आप रामायण ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, आप महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। तो महाभारत ग्रंथ का अगर आप अध्ययन करेंगे, रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, महाभारत वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया, तो इन ग्रंथों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में मिलेगा? आपको मरु कारांतार, क्योंकि यहां पर क्या पाए गए हैं? मरुस्थल पाए गए हैं। तो मरुस्थल के कारण इसको क्या बोला गया? मरु कारांतार बोला गया। अंतर्वेद की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन जो वेद है हमारा वो कौन सा है? तो हम कहेंगे ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या देखने को मिलेगा? अंतर्वेद देखने को मिलेगा। गुर्जर प्रदेश की बात करें तो प्रतिहार वंश की वंशावली को देखेंगे आप। प्रतिहार
वंश की वंशावली को अगर आप देखेंगे तो प्रतिहार वंश की वंशावली को जब आप देखेंगे तो वहां पर राजस्थान का नाम क्या देखने को मिलेगा? गुर्जर प्रदेश देखने को मिलेगा। प्रतिहार अपने आप में एक राजपूत थे। प्रतिहार क्या थे? राजपूत थे, लेकिन जहां पर ये शासन करते थे उस भाग को क्या बोलते थे? गुर्जर प्रदेश। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गुर्जर प्रतिहार पड़ गया। नाम क्या पड़ गया इसका? गुर्जर प्रतिहार। तो इनको गुर्जर प्रतिहार क्यों बोला गया? क्योंकि ये जहां शासन करते थे उस भाग को क्या बोला करते थे? गुर्जर प्रदेश बोला करते थे। इसलिए इनका पूरा नाम क्या था? गुर्जर प्रतिहार। तो कहीं गुर्जर नहीं थे, ये तो ये राजपूत, लेकिन बोलते थे क्या? इनको गुर्जर प्रतिहार बोलते थे। राजपुताना की अगर हम लोग बात करते हैं, राजपुताना, तो 1600 ईस्वी में 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, किसने? जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम क्या दिया था? राजपुताना नाम दिया था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि राजपुताना नाम कब दिया गया, राजपुताना नाम इसका कब पड़ा, तो आप क्या बताएंगे? 1800 ईस्वी में। 18 देख लें, 1800 ईस्वी है। 1800 ईस्वी में इस भाग का नाम क्या पड़ा? राजपुताना नाम पड़ा। देने वाला व्यक्ति कौन है? जॉर्ज थॉमस है, जिसने इसका नाम क्या दिया था? राजपुताना नाम दिया था। अगर हम बात करें बच्चों, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये नाम देने वाले हैं कर्नल जेम्स टोड। तो 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता, द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। जो पिता होता है वो जनक होता है, जन्म देने वाला होता है। तो राजस्थान के इतिहास का जनक बोलेगा तो भी क्या बोलेंगे आप? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास का पिता भी कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम क्या दिया? राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम से इनको जाना गया। राजस्थानादित्य अगर आपको नाम ढूंढना है, राजस्थानादित्य कहां देखने को मिलेगा? इसको मिलेगा बसंतगढ़ अभिलेख में। बसंतगढ़ अभिलेखों में इसका नाम, राजस्थान का नाम क्या देखने को मिलेगा आपको? तो बसंतगढ़ अभिलेखों में राजस्थानादित्य नाम आपको देखने को मिलेगा। बसंतगढ़ अभिलेख कहां प्राप्त हुए हैं? सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही में एक दुर्ग है, कौन सा? बसंतगढ़। वहां पर ये अभिलेख प्राप्त हुए थे। कौन से? बसंतगढ़ अभिलेख। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान का नाम राजस्थान सबसे पहले कहां देखने को मिलेगा, राजस्थान का नाम राजस्थान सबसे पहले कहां देखने को मिलेगा? बसंतगढ़ अभिलेखों में देखने को मिलेगा। ये वो स्थान है जहां पर राजस्थान का नाम सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? राजस्थान नाम से देखने को मिलेगा। क्लियर? तो बसंतगढ़ अभिलेख कहां प्राप्त हुए हैं? माउंट आबू सिरोही के अंदर। तो ये अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से राजस्थान का नाम पड़ा। तो मरुकारांतार नाम राजस्थान का प्राचीन नाम है, और ये दिन किस कौन से ग्रंथ में दिया गया है? रामायण और महाभारत ग्रंथ में दिया गया है। अंतर्वेद का नाम कहां देखने को मिलेगा आपको? ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। गुर्जर प्रदेश का नाम प्रतिहार वंश की वंशावली को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको गुर्जर प्रदेश नाम देखने को मिलेगा। राजपुताना नाम देने वाला कौन व्यक्ति है, तो क्या बताएंगे? जॉर्ज थॉमस है। इसने 1800 ईस्वी में इसका नाम राजपुताना नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर राजपूतों का क्या था? शासन था। राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान नाम देने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो कर्नल जेम्स टोड हैं। उन्होंने 1829 में ये नाम दिया, और कर्नल जेम्स टोड जो हैं राजस्थान के इतिहास के क्या हैं? पिता हैं। ठीक है। राजस्थानादित्य नाम से आपको कहां देखने को मिलेगा? बसंतगढ़ के अभिलेखों में, जो कहां प्राप्त हुए हैं? सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में प्राप्त हुए हैं। वहां पर राजस्थानादित्य नाम देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई आपको? यहां तो कोई समस्या? हाँ जी, गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुए हैं। गोसुंडी शिलालेख कहां प्राप्त हुए हैं? चित्तौड़गढ़ के अंदर, उनमें नहीं मिलेगा। राजस्थानादित्य जो नाम है वो कहां देखने को मिलेगा? राजस्थानादित्य आपको बसंतगढ़ अभिलेखों में देखने को मिलेगा।
आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी राजस्थान के नामों की बात। अब हम बच्चों बात करेंगे हमारा टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसका नाम क्या है? राजस्थान का एकीकरण। आपको याद करवा दें एकीकरण को, बोलो आप चाहें तो है? क्लास में याद करवा दें, लेकिन आपको एक उसकी कंडीशन है, उसकी एक शर्त है। उसकी शर्त है कि आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। देंगे? स्पीक करने में, बोलने में, क्योंकि बोलेंगे तो ही याद होगा, बिना बोले याद नहीं होगा। तो अगर आप बोलेंगे तो आपको क्लास में क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। आज जब क्लास कंप्लीट होगी यहां से, तो आप सोचेंगे और आप अपने विचार करेंगे अपने दिमाग में कि मुझे एकीकरण क्या हो गया है? याद हो गया। ठीक है, चले। अब राजस्थान का एकीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहली चीज पड़ी कि राजस्थान में जो एकीकरण हुआ, राजस्थान एक हुआ, मर्ज हुआ राजस्थान, वो क्यों हुआ? कि राजस्थान में अलग अलग क्या थी? रियासतें थी। अलग अलग क्या थी? रियासतें थी। एकीकरण के समय जब एकीकरण हो रहा था उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। क्या थी? 19 क्या थी? रियासतें थी। राजस्थान में बच्चों 3 क्या थे? ठिकाने थे। क्या थे? 3 ठिकाने थे। ठिकाने होता है रियासत का छोटा भाग। रियासत का छोटा भाग। कौन कौन से ठिकाने थे? तो हम क्या कहेंगे? निमराना। कौन सा था? निमराना। निमराना कहां पे था बच्चों? अलवर रियासत में। अलवर में था निमराना। एक ठिकाने का नाम था कुशलगढ़। क्या नाम था? कुशलगढ़। ये कहां पे था बच्चों? तो हम क्या कहेंगे? बांसवाड़ा के अंदर था। ठीक है। और तीसरा जो ठिकाना था उसका नाम था लावा। और लावा कहां पे था? तो हम कहेंगे जयपुर के अंदर। लावा कहां था? जयपुर। लेकिन वर्तमान में टोंक में है। वर्तमान में कहां है? टोंक में है। अगर आपसे लावा ढूंढने जाएंगे तो वर्तमान में कहां मिलेगा आपको? टोंक में। लेकिन जब एकीकरण हुआ, जब एकीकरण, बात तो हम एकीकरण की कर रहे हैं, तो जब एकीकरण हुआ उस समय लावा कहां था? जयपुर में था। वर्तमान में कहां है? तो आप कहेंगे टोंक के अंदर। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो ये 3 क्या थे? ठिकाने थे हमारे यहां पर। एक ही हमारे यहां पर यूटी था, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश जो था उसका नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। ये बच्चों राजस्थान की स्थिति थी। राजस्थान में 19 क्या थी? रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, और एक क्या था? यूटी था, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। बात समझ में आ गई आपको? अब होता यह है कि अंग्रेज जो हैं जब यहां से छोड़कर जाने वाले होते हैं 1947 में, तो 1947 में जब भारत को आजाद करने के लिए प्रोसेस शुरू हुई, तो भारत को आजाद करने के लिए एक अधिनियम लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा अधिनियम लाया गया? ठीक है। तो इसी एक्ट के माध्यम से पाकिस्तान और भारत क्या हुए? आजाद हुए। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को कौन आजाद हुआ? भारत आजाद हुआ। कौन से एक्ट के माध्यम से? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम को एक्ट बोलते हैं, अधिनियम 1947 के माध्यम से हमें क्या मिली बच्चों? आजादी मिली। ठीक है। अब इस अधिनियम में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों का हमेशा एक मकसद रहा हुआ है, फूट डालो और राज करो। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि अंग्रेज हमेशा ये चाहते थे कि फूट डालो और राज करो। फूट डाला करते थे। तो ये जाते जाते भी फूट डाल के चले गए, और फूट डालने के लिए इस अधिनियम में एक धारा जोड़ी इन्होंने, धारा 8। कौन सी धारा जोड़ी? धारा 8 जोड़ी। और ये धारा 8 किसको लेकर थी? रियासतों को लेकर। किसको लेकर थी? रियासतों को लेकर, कि भारत में जितनी भी रियासतें हैं वो आज से आजाद हैं। वो आज से क्या हैं? आजाद हैं। यानी अंग्रेजों का अधिकार उन रियासतों के ऊपर नहीं है। अब वो रियासतें चाहें तो भारत में रह सकती हैं, वो रियासतें चाहें तो पाकिस्तान में जा सकती हैं, वो रियासतें चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर सकती हैं। ये किस में जोड़ा गया? धारा 8 के अंदर, जो रियासतों को लेकर था। अब भारत के अंदर क्या था?
भारत में 565 रियासतें थी जहां पर राजा महाराजा क्या क्या करते थे, शासन किया करते थे। 565 रियासतें थी और वही 565 में से 19 रियासतें कहां थी, हमारे राजस्थान के अंदर थी। बात समझ में आ रही है? तो 565 क्या थी, रियासतें थी संपूर्ण भारत के अंदर। अब जो राजा था वो चाहता था कि मैं या तो आजाद हो जाऊं, या तो मैं क्या हूं, आजाद देश ही बना लूं अपना ही, या फिर अगर मैं भारत में शामिल होऊंगा तो मैं राज्य के रूप में शामिल होऊंगा। किसके रूप में? एक स्टेट के रूप में क्या रहूंगा, शामिल रहूंगा। तो स्टेट के रूप में शामिल होगा तो क्या होगा, मैं ही सब कुछ रहूंगा। सरकार को बोल दूंगा, भारत सरकार को, कि सब कुछ कौन रहेगा, मैं ही रहूंगा, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो हर रियासत चाहती थी कि वो एक स्टेट के रूप में क्या हो जाए, भारत में शामिल हो जाए। तो भारत को 565 क्या बनाने पड़ते, स्टेट बनाने पड़ते। अगर 565 रियासतों को लेना है तो कितने स्टेट बनाने पड़ेंगे? वर्तमान में 28 स्टेट है भारत के अंदर, 28 स्टेट है। तो 28 स्टेटों को संभाल पाना ही भारत सरकार के लिए क्या है, मुश्किल है। ममता जी उधर भागती है, लालू जी उधर भागते हैं, नीतीश जी उधर भागते हैं, होता ही नहीं होता। हाँ तो 28 स्टेट को संभाल पाना भी इतना मुश्किल था। अगर 565 टुकड़े हो जाते तो क्या होता। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता था कि आने वाले समय में ये अंग्रेज कुछ ना कुछ बोल जो है खिला के जाएंगे। तो इसीलिए इस अधिनियम को आने से पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती विभाग की स्थापना कर दी थी। किसकी? दूरदृष्टि के आदमी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसने इस अधिनियम को आने से पहले ही एक डिपार्टमेंट बना दिया था, रियासती विभाग। ठीक है। और उसमें एक कंडीशन रख दी गई थी कि उन्हीं रियासतों को हम क्या करेंगे, एक स्टेट के रूप में शामिल करेंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। जिनकी जनसंख्या क्या हो, 10 लाख से अधिक हो, या फिर उसकी वार्षिक आमदनी क्या होनी चाहिए, 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। अगर कोई छोटी रियासत है तो उसको हम स्टेट नहीं बना सकते, उसको किसी दूसरी रियासत के साथ में क्या होना पड़ेगा, मर्ज होकर आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस अधिनियम को आने से पहले ही 1945 में रियासती विभाग की बैठक हुई। रियासती विभाग की बैठक हुई थी कहां पर, श्रीनगर में। कहां पर हुई थी, श्रीनगर में। और इस रियासती विभाग की बैठक में फैसला लिया गया कि हम उन्हीं रियासत को क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे, एक राज्य बनाएंगे जिनकी जनसंख्या क्या हो, 10 लाख से अधिक हो। 10 लाख से अधिक क्या होनी चाहिए, उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको? या फिर वहां पर वार्षिक आमदनी, वार्षिक आय जो उस रियासत की कितनी होनी चाहिए, तो वार्षिक आय जो है वो 1 करोड़ होनी चाहिए। 1 करोड़। तभी हम क्या करेंगे, उस रियासत को स्टेट के रूप में मिला के मिलाएंगे। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, उसको किसी दूसरी रियासत के साथ में शामिल होकर स्टेट बनाना पड़ेगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले से ही तैयार कर दिया था। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब इस कंडीशन को पूरा करने वाली राजस्थान की केवल 4 रियासत थी, क्योंकि हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान की 4 ऐसी रियासत थी जो इस कंडीशन को क्या कर रही थी, पूरा कर रही थी। कितनी रियासत में से, 19 रियासत में से। तो 19 रियासत में 4 ही ऐसी रियासत थी जो इस कंडीशन को पूरा कर रही थी। उसका नाम था, एक का नाम जयपुर, एक का नाम था बीकानेर, एक का नाम था उदयपुर और एक का नाम था जयपुर। हाँ, जोधपुर। जयपुर कैसे याद आ रहा है आज। एक है जोधपुर। तो बच्चों 4 ऐसी रियासत थी जो इस कंडीशन को क्या कर रही थी, पूरा कर रही थी। यानी जिनकी जनसंख्या या तो क्या थी, 10 लाख से अधिक थी, या वार्षिक आमदनी क्या थी, 1 करोड़ से ज्यादा थी। तो बाकी की 15 रियासतों का क्या होता। अब वो 15 रियासत जो है वो इन रियासत में शामिल नहीं होना चाहती। बोले उनको पता है कि जैसे दूसरी रियासत में जाएंगे तो उस रियासत का राजा ही क्या बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, हमारा तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो रियासतें जो हैं वो बिखरने लग गई। तो उनमें से कुछ रियासतों ने पाकिस्तान में जाने का क्या किया, प्रयास किया कि भी हम पाकिस्तान में चले जाते हैं।
जैसे जैसलमेर, जोधपुर, ये जो रियासतें थी, तो इन्होंने पाकिस्तान में जाने का क्या किया, प्रयास किया। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करवाया, एकीकरण करवाया। बात समझ में आ रही है? तो एकीकरण मर्ज क्यों करवाने की आवश्यकता पड़ी, राजस्थान की रियासतों को मर्ज करवाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि राजस्थान में छोटी छोटी क्या थी, रियासतें थी, और इन रियासतों को स्टेट नहीं बना सकते थे, तो इसीलिए इन सभी रियासतों को एक करने के लिए क्या हुआ, एकीकरण हुआ। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? उतार लो। उतार लिया? उतार भाई, पानी पिला दे, उतार लिया तो है, रहने दे। नाइनटीन 1945 सही। मैंने अभी आपको बताया ना कि ये अधिनियम आया ना, उस अधिनियम के आने से पहले ही क्या हो गया था, रियासती विभाग की स्थापना कर दी थी किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उसकी बैठक भी करवा दी थी। उनको अंदेशा था पहले से कि अंग्रेज कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके जाएंगे, और वो गड़बड़ी किसमें होगी, रियासतों में होगी। दूरदर्शी आदमी थे वो, और उन्हीं की वजह से भारत आज अखंड भारत बन पाया है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भारत के कई टुकड़े हो चुके होते उस टाइम पे। हैदराबाद कभी नहीं आता। हाँ, हैदराबाद जाने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता, जम्मू कश्मीर जाने के लिए भी क्या करना पड़ता, हमें पासपोर्ट लेना पड़ता, जो हमारा स्टेट है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बैठ जाते आके, और वहां से बम के गोले फेंकते हमारे ऊपर, और हमें ऐसे ऐसे यहाँ पे थर-थर कांपते। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है कि जम्मू कश्मीर हमारे हाथ में है। बता लिया अभी? चले आगे बढ़ते हैं। तो इस कारण से मैंने आपको एक लॉजिक बताया है कि एकीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो मैंने आपको बताया कि एकीकरण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो रियासतें थी उनकी साइज क्या थी, छोटी थी, इस वजह से एकीकरण हुआ। तो अगर आप मान लीजिए एकीकरण करना है, हमें एकीकरण करना है, एक बनाना है, एक करना है, समझने पर फोकस करेंगे सब लोग। एकीकरण अगर हमें करना है, किसी चीज को एक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, साथ में लाना पड़ता है, साथ में लाना पड़ता है, तभी तो एक हो सकते हैं। बिना साथ में लाए एक कैसे होंगे? तो एकीकरण करने के लिए एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। एकीकरण कितने चरणों में पूरा किया गया? 7 चरणों। तो पहली चीज याद रखेंगे कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ, याद रख लेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको एकीकरण जो है वो आपको 7 चरण आपको याद होनी चाहिए। 7 चरण याद होने से पहले एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि एकीकरण की शुरुआत की गई थी 18 मार्च 1948 को। कब की गई थी? 18 मार्च 1948 को एकीकरण शुरू हुआ था, और समाप्त कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो एकीकरण की शुरुआत कब हुई? 18 मार्च 1948 को, और समाप्त कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अब आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि एकीकरण को करने में कितना समय लगा? कितना समय लगा, समय पूछेगा आपसे कि राजस्थान के एकीकरण को करने में कितना समय लगा, तो आप क्या बताएंगे? 8 + 7 कितने होते हैं? 14 होते हैं, मान लेते हैं। 8 और 7 होते हैं 15, लेकिन क्या मान लो? 14 मान लो। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा राजस्थान के एकीकरण को पूरा करने में। बता सकते हैं? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 7 15, 8 7 14 मान लेंगे, 15 न मान के। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। एकीकरण कब शुरू हुआ? 18 मार्च 1948 को। कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। क्लियर चीज? अब आपको ये 7 चरण याद करने हैं। क्या करने हैं? 7 चरण आपको याद करने की, कौन कौन से 7 चरण थे वो आपको याद करने हैं। करवाएं आपको याद? तो ये वाला समय मैं यहां से हटा देता हूं, इधर लिख देता हूं, इसे चरण लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
समय लगा कितना, तो समय हम बताएंगे, समय लगा 8 + 7 = 15। हाँ जी, हाँ जी, ये लो जी, चिंता क्यों करते हो। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा राजस्थान के क्रम को पूरा करने में। अब आपको पता होना चाहिए इनके किसके बारे में, आपको पता होना चाहिए 7 चरणों के बारे में। तो 7 चरणों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, एमपी बोलो, एमपी, अरे आवाज नहीं आई, से बस राजस्थान, एमपी से बस राजस्थान संघ आई। इस लाइन को याद करना है, एमपी से बस, एमपी से बस राजस्थान संघ आई, बोलेंगे एमपी से बस राजस्थान संघ आई, एमपी से बस राजस्थान संघ आई, बिना देखे हुए बोलना है, एमपी से बस राजस्थान संघ आई। ठीक है, याद कर लेंगे, एमपी से बस राजस्थान संघ आई। एम से याद करना है नंबर 1, नंबर 1 याद करना है आपको मत्स्य संघ। क्या नाम याद करना है, मत्स्य संघ। तो सबसे पहला जो चरण बनाया गया वो एम से कौन सा बनाया गया, मत्स्य संघ बनाया गया। ठीक है, पी से आपको याद करना है नंबर 2 पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ आपको पी से याद करना है। से याद करना है नंबर 3 संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ आपको याद करना है। वैसे याद करना है नंबर 4, नंबर 4 का नाम क्या है, बृहद राजस्थान संघ, बृहद राजस्थान संघ आपको याद करना है। से याद करना है नंबर 5 संयुक्त बृहद राजस्थान संघ, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान संघ से आपको याद करना है नंबर 6, नंबर 6 क्या है, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। और 7वां चरण हो जाएगा आपका वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन 7 चरणों को याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, एमपी से बस राजस्थान संघ आई, एमपी से बस राजस्थान संघ आई, एम से, पी से बै से राजस्थान संघ से और वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। तो 7 चरण जो है वो राजस्थान के बने। अब आपके एग्जाम में आपसे क्या पूछ लेता है, आपके एग्जाम में पूछ लेता है राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण कौन सा था, 5वां चरण कौन सा था। तो अभी तो बता दोगे क्योंकि तुमने याद करवा दिया। तो संयुक्त बृहद राजस्थान संघ, तो कोई सा भी चरण आपसे पूछ सकता है कि कौन से चरण को क्या कहा जाता है। तो ये 7 चरण आपको याद होनी चाहिए, कर लेंगे इस चीज को। चलिए, तो ये 7 चरण हमें याद हो गए हैं। अब हमें क्या याद करना है, अब हमें जो है इन चरणों की तिथि याद करनी है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो किसको लेकर आती है, तिथि को लेकर, डेट को लेकर। अब आपके एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, आपके एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि बताओ संयुक्त राजस्थान संघ को कब बनाया गया था, तिथि आपसे वो पूछेगा। और तिथि हमें हिस्ट्री में क्या नहीं होती, याद नहीं होती। तो कैसे हम लोग तिथि याद कर सकते हैं, तो करवा दें आपको, पक्का। ये छोटा हो सकता है क्या, कहां से, इससे हो जा भैया थोड़ा सा, वेरी गुड, अब अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा, खुल जा सिम सिम, बस इतना, अब ज्यादा बड़ा नहीं होना। तो आपको इनकी तिथि याद करनी है।
क्या करनी है? तिथि याद करनी है। तो कैसे करेंगे? तो मेरे साथ स्पीक करेंगे। 3:48, 3:48, 2:49, 3:48, 2:49, 1:50, 1:56, 3:48, 2:49, 1:50, 1:56, 3:48, 2:49, 1:50, 1:56, 3:48, 2:49, 1:50, 1:56। बोलो 3, 2, 1, 1। बस आप तो समझदार हैं सबके सब। तो 3 जो चरण बनाए गए वो बनाए गए 1948 में। 3 कब बनाए गए? 1948 में बनाए गए। 2 चरण बनाए गए 1949 में। कौन सा? बृहद और संयुक्त बृहद। ये कब बनाया गया? 1949। राजस्थान संघ कब बनाया गया? और ये कब बनाया गया? 1956 में। तो 3:48, 2:49, 1:50, 1:56, 3:48, 2:49, 1:50, 1:56। 3 बनाए गए 48 में, 2 बनाए गए 49 में, 1 बनाया गया 50 में और 1 बनाया गया 56। कोई समस्या? तो सन तो याद हो गई होगी आपको, ठीक है। कहीं भी भूल जाओ तो 3:48, 2:49, 1:50, 1:56 याद कर लेना। इतना तो देखो याद करना ही पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। तो बच्चों अब आपको क्या है, अब जो है सन तो आपको याद होता है। हो गया? ओके। हाँ, आज तो ज्यादा मिनट निकल जाएगी, पता है मुझे। तो आपको सन याद हो गई। अब आपको तिथि याद करनी है। तिथि का मतलब डेट। डेट आपको याद होनी चाहिए, कौन सा कब बनाया गया। तो आपको 2 डेट आपको याद है। हमारा एकीकरण कब शुरू हुआ था? पक्का याद है। कब समाप्त हुआ? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मत्स्य संघ जो बनाया गया, पहला चरण मत्स्य संघ है। अंतिम चरण कौन सा है? वर्तमान राजस्थान। तो मत्स्य संघ जो है ये कब बनाया गया? 18 मार्च 1948 को बनाया गया। 18 मार्च 1948 एकीकरण की शुरुआत हुई है। और समाप्त कब हुआ है? तो अंतिम जो चरण है वो कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। तो 2 तिथियां तो आपको याद होंगी, ठीक है। बाकी की तिथियां याद करनी है। तो कैसे करेंगे? ध्यान देंगे। ध्यान क्या देंगे? 18 मार्च में 7 दिन जोड़ेंगे। क्या करेंगे? यानी कि प्रथम चरण बनाया गया मत्स्य संघ 18 मार्च को, और इसके 7 दिन के बाद क्या बनाया गया? पूर्वी राजस्थान संघ। प्रथम चरण के 7 दिन के बाद। तो 18 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 मार्च 1948। तो दूसरे की तिथि क्या हो गई? 25 मार्च 1948। कैसे याद करेंगे? प्रथम चरण के 7 दिन के बाद क्या बनाया गया? दूसरा चरण बनाया गया। कोई समस्या है? नहीं। 48 पहले से याद है आपको, और प्रथम चरण के 7 दिन के बाद बनाया गया। प्रथम चरण के 1 महीने के बाद तीसरा चरण बनाया गया। 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद। तो इसकी तिथि क्या हो जाएगी? ऊपर ही, मैंने नीचे क्यों कर दिया इसको? नीचे एरो कर दिया ना, उसको ऊपर ही आ जाएगा थोड़ा सा, ये से, ठीक है। तो प्रथम चरण के 1 महीने के बाद तो कितनी तिथि हो जाएगी? 18 अप्रैल 1948। तो 3 तिथियां आपके सामने निकल के आ गई। प्रथम चरण बनाया गया 18 मार्च को, उसके 7 दिन के बाद बनाया गया दूसरा चरण यानी कि 25 मार्च को, और प्रथम चरण के 1 महीने के बाद क्या बनाया गया? तीसरा चरण बनाया गया यानी 18 अप्रैल को बनाया गया। तिथि पहले से पता है 1948। क्लियर चीज? ठीक है। अब मुझे आप बताएं, राजस्थानी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। तो 30 मार्च को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन किसका निर्माण हुआ था? बृहद राजस्थान संघ का। तो बृहद की तिथि याद करनी है तो क्या याद करोगे? राजस्थानी दिवस। तो राजस्थानी दिवस हम मनाते हैं 30 मार्च को। तो इसकी तिथि क्या हो जाएगी?
30 मार्च 1949। तो 30 मार्च 1949 को बनाया गया क्या? बृहद राजस्थान संघ। कैसे याद करेंगे? राजस्थानी दिवस। तो राजस्थानी दिवस 30 मार्च को मनाते हैं, और राजस्थानी दिवस इसलिए मनाते हैं कि किसकी स्थापना हुई थी। तो इसका मतलब बृहद कब बनाया गया? 30 मार्च 1949 को बनाया गया। बात क्लियर? बृहद बनने के 1.5 महीने के बाद, बृहद बनने के 1.5 महीने के बाद कौन सा बना? संयुक्त बृहद बना। ठीक है, तो 30 मार्च को ये बना, तो ये कब बनेगा? 15 मई 1949। 15 मई 1949 को बनाया गया। ठीक है, अब मुझे बताओ हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था ना हमारा संविधान। तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन राजस्थान संघ बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। और इसकी तिथि आपको पहले से पता है, 1 नवंबर 1900। तो सातों की तिथियां हो गई। पहले तो याद करेंगे 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। फिर क्या याद करेंगे? प्रथम चरण कब बनाया गया? 18 मार्च 1948 को। उसके 7 दिन के बाद क्या बनाया गया? दूसरा चरण। तो पूर्व राजस्थान संघ कब बनाया गया? 25 मार्च को। संयुक्त बनाया गया प्रथम के 1 महीने के बाद। तो ये कब बना? 18 अप्रैल को। 1 महीने के बाद 18 अप्रैल आ जाएगा। फिर आपको बृहद के लिए राजस्थानी दिवस याद रखना है। राजस्थानी दिवस कब मनाया गया था? 30 मार्च को। तो 30 मार्च 1949। इसके 1.5 महीने के बाद संयुक्त बृहद। इसके 1.5 महीने के बाद संयुक्त बृहद। तो 15 मई 1949 को। राजस्थान संघ कैसे याद करेंगे? जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और ये कब बन गया? 1 नवंबर 1900। तो कोई समस्या हो तो बताओ तिथि याद करने में। याद हो गई क्या? ईमानदारी से बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो? पूछूंगा कल एक एक से खड़ा करा के। उतार लिया होगा इसको, उतार लो। उतार लिया? आगे बढ़ते हैं। समय 10 मिनट बाकी है, 8 मिनट। अब आपको एग्जाम में इसके लिए पूछता है किसका? राज प्रमुख का नाम। क्या पूछता है? उतार लेना, इसके साथ ही उतार लेना। राज प्रमुख और करवा देता हूं, फिर आप साथ ही क्या कर लेना, इसको उतार लेना। राज प्रमुख का नाम आपसे पूछेगा। किसका नाम? राज प्रमुख का नाम आपसे पूछेगा। तो राज प्रमुख का नाम जो है वो किस प्रकार से हम लोग याद करेंगे? इसको थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं हम लोग, इसको इतना सा कर देते हैं। तो ज्यादा मत छोटा हो भैया, बस इतना छोटा हो जाए कि काम चल जाए हमारा। बस ठीक है, समझदार बच्चा है। तो राज प्रमुख का नाम कैसे याद करेंगे? तो आपके राज प्रमुख आपके एग्जाम में पूछता है कि राज प्रमुख कौन कौन से राज प्रमुख थे। तो राज प्रमुख के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं आपको याद करने के लिए। क्या ट्रिक है? उदय बोलेंगे, उदय भीम, भूपाल मानसिंह। चार नाम दिमाग में रखने हैं। बोलेंगे उदय भीम भूपाल मानसिंह, उदय भीम भूपाल मानसिंह, उदय भीम भूपाल मानसिंह। बस उदय भीम भूपाल मानसिंह। उदय से क्या याद करेंगे? उदय भान सिंह, उदय भान सिंह। भीम से याद करेंगे भीम सिंह। क्या याद करेंगे? भीम सिंह। भूपाल से याद करेंगे भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। और मान सिंह से क्या याद कर लेंगे? मान सिंह। ठीक है, इसके लिए 1 नंबर देंगे, इसके लिए 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, और इसको क्या दे देंगे हम? 4। ठीक है,
अब क्या करेंगे, आपसे पूछेगा मत्स्य संघ का राज प्रमुख था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? उदय भान सिंह। आपसे पूछेगा पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख कौन था? पूर्व राजस्थान संघ का भीम सिंह। संयुक्त का कौन था? संयुक्त का कौन था? बृहद का कौन था? बृहद का कौन था? बाकी सबका कौन था? बाकी सबका कौन था? बाकी सबका मान सिंह था। तो केवल 4 नाम आपको याद रखने हैं, उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह। उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह। उदय से उदय भान, भीम से भीम सिंह, भूपाल से भूपाल सिंह, मान सिंह से मान सिंह। मत्स्य संघ का, पूर्व राजस्थान का, संयुक्त का, बृहद का, बृहद का, बाकी सबका, बाकी सबका। ठीक है। अब आपसे पूछेगा क्या, ये तो पूछ लिया आपसे राज प्रमुख का नाम, आपसे पूछ लेगा बच्चों उप राज प्रमुख का नाम। उप राज प्रमुख कौन था? उप राज प्रमुख का नाम, तो आपसे उप राज प्रमुख का नाम पूछ लेगा। तो पूछ लेने दो, क्या टेंशन है हमें, हम तो बता ही देंगे उसको। तो उप राज प्रमुख के लिए ट्रिक याद करेंगे, गणेश बहादुर होकर भीम बन गया। बहादुर होकर भीम बन गया। भीम बन गया। बोलो देखें, गणेश बहादुर होकर, गणेश बहादुर होकर, गणेश बहादुर होकर भीम बन गया। गणेश से याद करेंगे गणेश देवपाल। गणेश देवपाल। बहादुर से याद करेंगे बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। भीम से याद करेंगे भीम सिंह। भीम से भीम सिंह। बस ये 3 नाम याद करने। गणेश बहादुर होकर भीम बन गया में गणेश से गणेश देवपाल, बहादुर से भीम से भीम से, इसका 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे, इसको 3 नंबर दे देंगे। अब आपसे पूछेगा मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख कौन था? गणेश देवपाल। गणेश देवपाल। पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख उपराज प्रमुख कौन था? बहादुर सिंह। संयुक्त का कौन था? संयुक्त का कौन था? बाकी सबका कौन था? बाकी सबका कौन था? भीम सिंह। तो बाकी जितने भी बच गए उन सबका कौन था? भीम सिंह। तो नाम कितने याद करने पड़े? 3 नाम, गणेश देवपाल, बहादुर सिंह और भीम सिंह। ठीक है। अब आपको याद करना है प्रधानमंत्री का नाम। आपसे क्या पूछेगा? प्रधानमंत्री कौन था इन सबका? प्राइम मिनिस्टर मोदी। पहले मोदी नहीं था ना। प्रधानमंत्री कौन था? तो बोलेंगे SGMH। बोलो SGMH। SGMH। अरे सीख लो, बाद में उतार लेना, कहीं नहीं जाएगा ये। PDF मिल जाएगी आपको, कल दोबारा लिखवा दूंगा। सीखना तो है नहीं, बस लिखने में लगे हुए हैं। जैसे पता नहीं ट्रेन छूट जाएगी कुंभ जाने वाली, तो कुंभ भेज दूंगा वहीं पे, वहां गायब हो जाओगे जाके। तो सीख लो पहले, सीखा हुआ तो आप कभी भी घर जाके भी लिख सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन में भी दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन सीख ही नहीं पाओगे तो फिर वो लिखा हुआ किस काम का होगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले उपराज प्रमुख याद ही कर लेंगे, गणेश बहादुर होकर भीम बन गया। क्लियर, याद हो जाएगा। और प्रधानमंत्री याद करने के लिए क्या रखेंगे आप? SGMH बोलेंगे। SGMH। SGMH। एस से याद करेंगे नंबर 1 शोभाराम कुमावत। क्या याद करेंगे एस से? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। आप याद करेंगे किससे? जी से। जी से याद करेंगे नंबर 2 गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। एम से याद करेंगे नंबर 3
माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। किससे याद करेंगे? एम से याद करेंगे। और एस से याद करेंगे बच्चों हीरालाल शास्त्री। नंबर 4 से क्या याद करेंगे? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री को याद करेंगे। ठीक है, तो आपको 4 नाम याद रखने प्रधानमंत्री के लिए। क्या क्या? SGMH, एस से शोभाराम कुमावत, जी से गोकुलाल असावा, एम से माणिक्यलाल वर्मा, एस से हीरालाल शास्त्री, एस से हीरालाल शास्त्री, एस से शोभाराम कुमावत, जी से गोकुलाल असावा, एम से माणिक्यलाल वर्मा, एस से हीरालाल शास्त्री। अब आपसे पूछता है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? पूर्व राजस्थान का, संयुक्त का, बरहद का, बाकी सबका, बाकी सबका। ठीक है, तो 4 नाम आपको क्या करने पड़े? याद करने पड़े। ठीक है, एक आपको याद करना है उद्घाटनकर्ता। क्या याद करना है? उद्घाटनकर्ता। बस फिर हो गई ट्रिक पूरी। उद्घाटनकर्ता याद करना है। किसने इसका उद्घाटन किया था? फीता किसने काटा? फीता भी तो काटा होगा, अभी कटा देते हैं। देखो, बोलेंगे गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। गोडगिल 2 बार लिखा है मैंने। गोडगिल गोडगिल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। ठीक है, गोडगिल कौन था? गोडगिल था NV गोडगिल, NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल इसका पूरा नाम था। नरहरि विष्णु गोडगिल। ये 2 बार आया उद्घाटन करने के लिए, पहले में और दूसरे में आया। ठीक है, तो गोडगिल 2 बार आया, गोडगिल 2 बार आया। चाचा कौन था? जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं हम? जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार में आया। और पटेल कौन है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ये लो जी, ये हो गया उद्घाटन करने वाले का नाम। तो उद्घाटन करने वाले का नाम कैसे याद करेंगे? गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, NV गोडगिल, चाचा जवाहरलाल नेहरू, पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपसे पूछे मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? पूर्व राजस्थान का, संयुक्त का, बरहद का, बरहद का, बाकी सबका, बाकी सबका, सरदार। ठीक है, ये 90% आपके एग्जाम में इसी में से क्या पूछे जाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चरणों का नाम पूछ लेता है, तिथि पूछ लेता है, राष्ट्र प्रमुख पूछ लेता है, उपराष्ट्र प्रमुख पूछ लेता है, प्रधानमंत्री पूछ लेता है, उद्घाटन करने वाला पूछ लेता है। तो मेरे साथ दोबारा से रिपीट करेंगे, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? इसका राष्ट्र प्रमुख कौन था? इसका उपराष्ट्र प्रमुख कौन था? इसका प्रधानमंत्री कौन था? इसका उद्घाटन किसने किया? ठीक है, आपसे पूछेगा पूर्व राजस्थान संघ का कब निर्माण हुआ? इसका राष्ट्र प्रमुख कौन था? राष्ट्र प्रमुख कौन था? इसका उपराष्ट्र प्रमुख कौन था? उपराष्ट्र प्रमुख कौन था? इसका प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? उद्घाटन किसने किया? आपसे पूछेगा संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। इसका राष्ट्र प्रमुख कौन था? राष्ट्र प्रमुख कौन था? उपराष्ट्र प्रमुख कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। बरहद का कब निर्माण हुआ? 30 मार्च 1949 को। राष्ट्र प्रमुख कौन था? राष्ट्र प्रमुख कौन था? उपराष्ट्र प्रमुख कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अभी जो किया वो सब बाकी का सबका। तो कोई समस्या क्या है? याद हो गया? 90% चीजें यहीं से आपके एग्जाम में एकीकरण को लेकर पूछी जाती है।